हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का कौशिक। वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर स्टॉप। सो हमारे यूपीएससी ईपीएफओ रिवीजन सीरीज़ में आज पार्ट 2 है, जिसमें हम दो टॉपिक्स साइंस को और उसी के साथ इंग्लिश को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साइंस में आज हम दो चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। फिजिक्स से हम शुरुआत करते हैं क्योंकि फिजिक्स के छोटे चैप्टर्स हैं और आता भी कम है, तो पहले हम फिजिक्स को ख़त्म कर देते हैं। तो सबसे पहले हम फिजिकल क्वांटिटीज़ से शुरुआत करते हैं। तो इसमें स्पेसिफिकली पूछा है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ होती क्या है। तो एक ऐसी क्वांटिटी जिसको मेज़र किया जा सके और एक्सप्रेस किया जा सके नंबर्स में या यूनिट्स में, उसको फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। ये जस्ट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, पेपर में नहीं पूछेंगे। पेपर में जो आपसे पूछी जाएंगी वो एसआई यूनिट्स पूछी जाएगी, या फिर ये पूछा जाएगा कि ये बेस क्वांटिटी है या ड्राइव क्वांटिटी है। तो बेसिकली जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो दो तरीके की होती है, बेस एंड डराइव्ड। ये जो लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर और इलेक्ट्रिक करंट है, ये बेस क्वांटिटी के अंदर आता है। वहीं पे वॉल्यूम, डेंसिटी, वेलोसिटी, फोर्स एंड एक्सेलरेशन जो है वो ड्राइव क्वांटिटी के अंदर आते हैं। देखिए इसमें समझाने लायक कुछ भी नहीं है, फैक्चुअल चीज़ें हैं सारी, बट जस्ट मैं एक बार बोल देती हूँ, इन सारी चीज़ों को रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको सुनने से थोड़ा कुछ लर्न हो जाए। तो लेंथ होता है, हम लंबाई नापते हैं तो उसको किस में नापते हैं, हम मीटर्स में। मास जो होता है, मतलब जो वज़न होता है, उसको हम किलोग्राम में मेज़र करते हैं। टाइम को, समय को हम सेकंड्स में मेज़र करते हैं। टेम्परेचर जो होता है, तापमान होता है, उसको हम केल्विन में करते हैं। ये याद रखिएगा, वहाँ पे सेल्सियस को टिक मत करके आइएगा। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसकी यूनिट होती है एम्पियर, और ये पहले क्वेश्चन आ भी चुका है। नेक्स्ट ड्राइव क्वांटिटी की बात करते हैं। तो वॉल्यूम जो होती है उसको मीटर क्यूब यूनिट होती है। डेंसिटी की होती है किलोग्राम मीटर पर क्यूब। वेलोसिटी जो होती है उसकी होती है मीटर पर सेकेंड। फोर्स जो होता है उसका होता है न्यूटन। एक्सेलरेशन जो होता है उसका मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके अलावा जो है यहाँ पे दो अलग से थी जो कि मैंने ऐड ऑन कर दिया है। तो अगर हम किसी भी मैटर के अमाउंट को करते हैं, स्पेसिफिकली मेज़र करते हैं, तो उसके लिए हम यूनिट को यूज़ करते हैं मोल। और अगर हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी को करते हैं तो यहाँ पे हम कैंडिला यूज़ करते हैं। तो ये दोनों आपको यहाँ याद रखें, ये पहले ही मैंने दे दिए तो इसको दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पर इलेक्ट्रिक करंट जो है हमने देख लिया। वहीं पर अगर हम इलेक्ट्रिक चार्जेस को देखते हैं तो उसकी यूनिट होती है कूलम। कैपेसिटेंस जो होती है उसकी फैराड और कूलम पर वोल्ट होती है। अगर करंट डेंसिटी की बात करते हैं तो एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर हो जाता है, मतलब डेंसिटी भी ऐड हो गई तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम किसी फ्री स्पेस की परमिटिविटी, मतलब कि फ्री स्पेस जो है वो कितना परमिशन दे रहा है चीज़ों को मूव करने के लिए, तो सी स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। रजिस्टेंस की इंपॉर्टेंट है तो इसकी यूनिट होती है ओम। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी, मतलब प्रॉपर्टी होती है ये रेजिस्टेंस की, वो ओम मीटर हो जाती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जूल कूलम्ब हो जाएगी आपकी। कोफिशिएंट या सेल्फ इंडक्शन है वो वोल्ट सेकंड हो जाएगी। आई नो बहुत बोरिंग लग रहा होगा आपको, याद करना भी टफ है, बट आप दो दो तीन तीन जो हैं यूनिट्स को डेली याद करेंगे तो आपको ईजिली याद हो जाएगी। अगर एक क्वेश्चन भी इसमें से आ गया तो आपका बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसकी यूनिट होती है वोल्ट सेकेंड। मैग्नेटिक इंडक्शन की होती है टेस्ला। मैग्नेटिक इंटेंसिटी की होती है एम्पियर मीटर। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की एम्पियर मीटर स्क्वायर होते हैं। ये जो है इनमें से बेसिकली नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप कंडक्टिविटी की याद कर लीजिए ओम पर मीटर। ये जस्ट मैं दे रखा है, अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड है उसको याद करने में। अब हम डिस्कस करते हैं कि मोशन क्या होता है। अगर एक सिंपल डेफिनेशन में बताऊं, मतलब कि मैं अभी रेस्ट पे बैठी हुई हूँ और मैं खड़ी हुई हूँ, वो क्या है, एक मोशन है। ठीक है, तो जब मैंने बैठी हुई हूँ मैं और खड़ी हुई तो मेरी पोजीशन क्या हुई, चेंज हुई, बैठने से खड़े होने की। तो वो क्या होगी, चेंज इन पोजीशन ओवर टाइम। 1 सेकंड का टाइम लगा खड़े होने में, तो वो क्या हो गया, आपका मोशन हो गया, जो इसकी डेफिनेशन। ठीक है, वहीं पे अगर हम स्पीड को देखते हैं कि मोशन और स्पीड में क्या डिफरेंस है। जिस रेट से मोशन हो रहा है, एकदम से मैं सडनली खड़ी हो जाती हूँ इमरजेंसी सिचुएशन में, तो वो क्या होगी, अलग स्पीड होगी। और मैं धीरे धीरे खड़ी हो रही हूँ, बाई चांस मेरे को इंजरी हुई है कोई, तो वो अलग स्पीड होगी। तो स्पीड क्या होती है, बेसिकली रेट ऑफ मोशन होती है कि कोई पर्सन कितनी तेज़ जो है किसी चीज़ को परफॉर्म कर रहा है। और अगर हम इसके फुल फॉर्मूला को देखते हैं तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये वाला आप याद रखिएगा और इनके डेफिनेशंस भी याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं कि दो टर्म्स आते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। देखिए क्या हुआ कि जो हमें एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट पे जाना है,
जो हम लंबा रास्ता लेते हैं, जो कि जैसे मान लीजिए कोई रोड बनी हुई थी तो उस रोड से हम जा रहे हैं, तो ये जो पूरा एरिया कवर हुआ एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट में पहुंचने का लंबा रास्ता, उसको हम कहते हैं डिस्टेंस। और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है जिसको कि हम बिल्कुल सीधा सीधा जाते हैं, मान लीजिए आपको पता था कि नहीं इस वाली गली से निकलते हैं सीधा वहाँ पहुँचेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो डिस्टेंस जो होता है वो लॉन्ग एक डिस्टेंस होता है, एरिया होता है, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टेस्ट वे होता है। यहाँ पे एक चीज़ और आपको जो याद रखनी है वो ये है कि डिस्टेंस जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसको याद कर लीजिए क्योंकि एक्सप्लेन करने लगी तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा लेक्चर। तो डिस्टेंस जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब वेलोसिटी और स्पीड के ऊपर आ जाते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो पहली बात तो दोबारा हम वही चीज़ देखेंगे कि वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वहीं पे स्पीड जो होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। देखिए वेक्टर में क्या बेसिकली होता है मैं आपको बता देती हूँ, एक जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है तो वो होती है वेक्टर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, कि मतलब कितनी स्पीड से चल रहा है कोई पर्सन जो है, वो हो गया उसका मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन किस डायरेक्शन में किस स्पीड से किस मोशन से चल रहा है वो हो गई आपकी वेलोसिटी, जो कि मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस होता है कि स्पीड में खाली मैग्नीट्यूड होता है, इस वजह से स्केलर क्वांटिटी है। और वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड के साथ कौन सी डायरेक्शन में कार जा रही है, ये नॉर्थ डायरेक्शन जैसे दिखा रखे हैं, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट मूवमेंट इज वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी का अगर हम फॉर्मूला देखते हैं तो वो होता है चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो कितने टाइम में कितनी पोजीशन जो है वो चेंज हुई वो वेलोसिटी के अंदर आती है। फिर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एक्सेलरेशन को। तो देखिए एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है कि कितनी वेलोसिटी जो है उसके अंदर चेंज आया वो हो गई आपकी एक्सेलरेशन। ठीक है, वहीं पे चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है कि चेंज कितना स्पीड में आया और कितना डायरेक्शन में आया ये हो गया। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी क्या है, चाहे तो चेंज स्पीड में आना या फिर डायरेक्शन में चेंज आना या फिर दोनों चीज़ों में जो चेंज आता है उसको चेंज इन वेलोसिटी कहा जाता है। तो अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में से कौन सा ज़्यादा प्रिसाइज है, तो वो एक्सेलरेशन जो होता है वो ज़्यादा प्रिसाइज होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि फोर्सेस के ऊपर आते हैं कि फोर्स क्या होता है। एक आप किसी चीज़ को पुश कर रहे हैं मतलब धक्का दे रहे हैं। ठीक है, ये जैसे डब्बा है इसको कोई पर्सन धक्का दे रहा है, और वहीं आप किसी चीज़ को पुल कर रहे हैं, जैसे ये डॉगी है तो यहाँ पे दो जो फ्रेंड्स हैं वो मिलके उसको पुल कर रहे हैं, मतलब खींच रहे हैं आगे की तरफ कि चल हमारे साथ, तो वो क्या हो गई, पुल फोर्स हो गई। तो कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक एक्शन लगाया जाता है, पुश भी हो सकता है वो पुल भी हो सकता है, तो उस ऑब्जेक्ट का एक इंट्रैक्शन होगा। इंट्रैक्शन क्या होगा कि वो हिल रहा है या नहीं हिल रहा है, डब्बा जो है वो थोड़ा सा भी सरक रहा है, तो वो क्या हो गई, ऑब्जेक्ट का इंट्रैक्शन हो गया अनदर ऑब्जेक्ट से। अनदर ऑब्जेक्ट क्या है, पर्सन जो कि धक्का दे रहा है उस बॉक्स को। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जब इंट्रैक्शन होता है तो वो दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। फोर्स मतलब क्या, एक तरीके का एक्शन हो गया। ठीक है, अब फिर आता है लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम में ऐसा आपको कुछ नहीं याद रखना, सिर्फ ये याद रखना है कि लीनियर मोमेंटम जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो वेलोसिटी के सेम होती है, और इसकी यूनिट क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो बेसिकली क्या होता है कि मास और टाइम्स वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी को याद कर लीजिए और इसकी यूनिट याद कर लीजिए। नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन दो चैप्टर्स में आता है वो है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन की आई थी उनमें उन्होंने बेसिकली कहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा जब तक कि उसके ऊपर आगे कोई अनबैलेंस्ड फोर्स जो है वो एक्ट नहीं करती, और वो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में तब तक कंटिन्यू रहेगा एक कांस्टेंट स्पीड से और डायरेक्शन में जब तक कि वो अनबैलेंस फोर्स जो है उसके ऊपर एक्ट करना बंद नहीं कर देती। मतलब कि एक डब्बा है वो अपनी जगह पे रखा हुआ है, जब तक किसी पर्सन ने आके उसको धक्का नहीं दिया और जब तक वो धक्का देता नहीं रहा तब तक वो मोशन में रहेगा, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में रहेगा, और जैसे उसको धक्का देना है मतलब उसके ऊपर फोर्स लगनी बंद हो जाएगी तो वो दोबारा रेस्ट पे आ जाएगा। ये है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, सेकेंड देखते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। पहले मैं एक बार चलिए आपको एग्जाम्पल भी साथ में दिखा देती हूँ। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है
इसमें बेसिकली फर्स्ट जो एग्जांपल दिया है वो ये है कि इफ़ यू स्लाइड अ हॉकी पक ऑन आइस इवेंचुअली इट विल स्टॉप बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ऑन द आइस। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आप किसी हॉकी पक को जो है स्लाइड कर रहे होते हैं आइस के ऊपर तो वो एकदम से रुक जाएगा, क्योंकि आइस के ऊपर क्या है, फ्रिक्शन हो रही है। फ्रिक्शन क्या होती है, एक घसीटने वाली जो चीज़ें होती है। इट विल ऑल्सो स्टॉप इफ इट हिट समथिंग लाइक अ प्रेयर स्टिक और अ गोल पोस्ट। तो मतलब कि इन्होंने कहा कि अगर कोई रुकावट आ जाती है उसके बीच में, जब आप हॉकी की स्टिक्स को लेके जा रहे हैं या गोल पोस्ट आ गए तो वो रुक जाएगी, क्योंकि आगे जो है चाहे तो फ्रिक्शन आ गई है या फिर कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट आ गया है जिसने उसको रोक दिया है। ये न्यूटन की फर्स्ट लॉ का एग्जाम्पल है। दूसरा इन्होंने एग्जाम्पल जो है वो दिया है कि अगर आप किसी बॉल को जो है किक करेंगे स्पेस में तो वो जाती जाएगी जब तक कि उसके ऊपर कोई ग्रेविटी अप्लाई नहीं हो जाती, फ्रिक्शन या फिर एयर रेजिस्टेंस जो है वो अप्लाई नहीं हो जाता। जैसे ही उसके ऊपर ग्रेविटी या फिर एयर रेजिस्टेंस होगा तो वो स्टॉप हो जाएगी और दोबारा ग्राउंड पे आके हिट हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, बेसिकली बॉल इन स्पेस का काम हुआ। तो ग्रेविटी फील्ड ऑफ अनदर प्लैनेट का वर्क भी यही होता है कि एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट को क्यों नहीं खींचते हैं, क्योंकि उनके बीच में ग्रेविटी फोर्सेस नहीं होती है। थर्ड एग्जाम्पल जो है इन्होंने यहाँ पे दिया कि अगर आप एक कार को ड्राइव कर रहे हैं बहुत ही हाई स्पीड पे और वो हिट करती है किसी चीज़ को, जैसे कि किसी भी दीवार से या पेड़ से टक्कर हो जाती है उस कार की, तो कार जो है वो इंस्टेंटली क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। और वो बट जो हम है वो हम आगे जाके गिरेंगे। क्यों कहते हैं हमें कि सीट बेल्ट लगाओ, क्योंकि हमारी बॉडी जो होती है वो मोशन में होती है, तभी भी कार बस स्टॉप हुई है। तो इस वजह से कहते हैं कि सीट बेल्ट लगाओ, क्योंकि हम आगे जाएंगे, हमारा जो है वो ग्लास से टकराएगा और इससे हमें इंजरी हो सकती है। इस वजह से जो कार्स होते हैं उनके अंदर एयर बैग्स होते हैं ताकि वो आपको प्रोटेक्ट कर सके। तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सेकंड जो लॉ ऑफ मोशन है न्यूटन की, उसमें बेसिकली क्या होता है कि जो एक्सेलरेशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो डिपेंड करता है कि उस ऑब्जेक्ट का मास क्या है और कितनी फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाई गई है। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, फोर्स हो गया, और कितना मास उसका ऑब्जेक्ट का है। इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं न्यूटन्स की सेकंड लॉ के। तो बेसिकली इसमें एक आया कि अगर हम जो है सेम फोर्स लगाते हैं एक ट्रक को पुश करने में और एक कार को पुश करने में, तो जो कार होगी उसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी ट्रक की, क्योंकि कार जो है उसका मास कम है। और तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि अगर मास कम होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसका रिलेशन क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। एक जो टर्म है आप साइंटिफिक समझ लीजिए, अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कोई चीज़ कही जाती है मतलब वो उसका उल्टा होती है। जैसे कि मास और एक्सेलरेशन क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगी। और अगर कोई चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कही जाएगी तो इसका मतलब ये है कि अगर वो चीज़ ज़्यादा है तो दूसरी चीज़ भी ज़्यादा ही होगी। ठीक है, तो ये टर्म्स आप समझिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो न्यूटन सेकेंड लॉ का है कि अगर एक शॉपिंग कार्ट है, मतलब कि एक कार्टून जो है जिसमें आप सामान लाए हैं या फिर शॉपिंग कार्ट है, उसको पुश करना बहुत इजी होता है अगर एक हमने पूरी की पूरी वो भर रखी है, क्योंकि जो फुल शॉपिंग कार्ट होती है उसमें मास ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हम सामान जो है बहुत सारा रख देते हैं उसके अंदर, और जो खाली वाली होती है उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। तो वही मास और एक्सेलरेशन की चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट और लास्ट जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है उसका हमने आज एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया था। इसमें कहा था फॉर एवरी एक्शन फोर्स देयर इज अ रिएक्शन फोर्स इक्वल इन स्ट्रेंथ एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो यहाँ पे कहते हैं कि अगर कभी भी कोई एक्शन फोर्स लगेगी तो उसका एक रिएक्शन आपको मिलेगा ही मिलेगा उसके इक्वल। तो इसके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। तो इसमें बेसिकली ये है कि अगर आप जो है एक बोट से पानी के अंदर कूद जाते हैं, एकदम से जंप कर लेते हैं, तो आप अपने आप को जो है पुश करेंगे वाटर की तरफ, मतलब कि आप जो है गहराई की तरफ जाएंगे, क्योंकि क्या हुआ है कि जो सेम फोर्स जो लगी है हमारे ऊपर, पुश फॉरवर्ड विल मेक द बोट मूव बैकवर्ड्स, क्योंकि बोट को वो पीछे लेके जाएगी जो फोर्स लगी थी और हम नीचे की तरफ जाएंगे। वहीं पे जो है जब कभी भी हम बैलून को भरते हैं, हवा से भरते हैं, तो यहाँ पे हमने देखा होगा, आपने देखा होगा कि जब बैलून से हम हवा को निकालते हैं तो वो ऊपर की तरफ मूव करता है। तो ये बेसिकली क्या है कि एयर जब है रश आउट करती है तो बैलून जो है वो भी उस पर रिएक्ट करेगा और वो बैलून जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है व्हेन यू ड्राइव ऑफ अ डाइविंग बोर्ड यू पुश डाउन ऑन द स्प्रिंग बोर्ड। तो जब आप कभी भी डाइविंग बोर्ड से डाइव करते हैं तो आप क्या करते हैं, अपने वजन से जो स्प्रिंग बोर्ड होता है, आपने देखी होंगी वीडियोस कि वो अपना वजन जो है उसको नीचे दबाते हैं जो डाइविंग बोर्ड होता है। तो जो बोर्ड होता है
वो बेसिस स्प्रिंग बैक करता है और आपकी फोर्स को एयर में मेंटेन रखता है। तो ये हो गई न्यूटन की आपकी थर्ड लॉ का एग्जांपल। ये हमने फिजिक्स देख लिया। अब हम आज से इंग्लिश को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को देख लेते हैं। तो सबसे पहले वर्ड जो है वो यहाँ पे है डेमोक्रेसी। तो एक गवर्नमेंट जिसको कि पीपल मतलब सिटीजन्स ऑफ द कंट्री चूज़ करते हैं, वहाँ पे वर्ड क्या यूज़ होता है, डेमोक्रेसी होता है। वहीं पे जो है एक गवर्नमेंट जो कि ऑफिशियल्स चलाते हैं, मतलब कि जैसे ब्यूरोक्रेट्स हो गया, तो उसको हम क्या कहेंगे, ब्यूरोक्रेसी कहेंगे। वहीं पे एक जो गवर्नमेंट है जिसको कि रिच पर्सन जो है वो चलाते हैं, जैसे कि इसका तो एग्जांपल आप अभी देख लेंगे कि बहुत लोग जो है वो कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो अंबानी और उनके उस पर चल रही है। तो इस गवर्नमेंट को फिर हम क्या कहेंगे, मैं स्पेसिफिकली कह नहीं रही हूँ, किसी गवर्नमेंट को नहीं कह रही हूँ, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर ऐसा होगा तो प्लूटोक्रेसी जो है वो टर्म यहाँ पे यूज़ होगा। अगर गवर्नमेंट जो है उसको नोबल्स जो हैं वो चलाते हैं तो उसको एरिस्टोक्रेसी कहा जाएगा। और अगर एक पर्सन के थ्रू गवर्नमेंट को रन किया जा रहा है तो उसको ऑटोक्रेसी कहा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्स्टिट्यूट्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं तो इनको अच्छे से रट लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि अगर किसी इंसान को मारा जाता है तो उसको होमिसाइड कहा जाता है। और होमिसाइड जो है वो न्यूज़ में आता है, कोई भी वॉर होता है तो होमिसाइड टर्म आता ही आता है द हिंदू में या फिर किसी भी न्यूज़पेपर में। किलिंग ऑफ अ किंग, जब किसी राजा को मारा जाता है तो उसको रेजिसाइड कहा जाता है। किसी बच्चे को, इन्फेंट को, जो बिल्कुल नवजात बच्चा होता है उसको मारा जाता है तो उसको इन्फेंटिसाइड कहा जाता है। अगर किसी एक रेस और या कम्युनिटी मतलब स्पेसिफिकली कि उसी रेस के लोगों को मारा जाएगा, जैसे कि हिटलर था उसने सिर्फ ज्यूस को मारा था, तो वो क्या माना जाएगा, जीनोसाइड माना जाएगा। और अगर हम अपने आप को खुद को मारते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, सुसाइड कहा जाता है। तो ये सारे टर्म्स याद रखिएगा। अब हम डिस्कस करते हैं ईडियम को। तो यहाँ पे फर्स्ट ईडियम है द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। तो बेसिकली इसका क्या मतलब है कि जो सुबह जल्दी उठता है उसको एडवांटेज होता है, वो फुल ऑफ एनर्जी होता है, वो और अपने काम को अच्छी तरीके से कर पाता है। जैसे कि जो बर्ड है वो जल्दी अपने शिकार पे चला तो उसको कीड़े मिल गए खाने को, और जो बाद में बर्ड्स लेट आए तो वो फिर फेल हो गए। तो मीनिंग क्या है कि जो फर्स्ट पर्सन होता है एक्ट करने वाला सुबह उठ के, उसको हमेशा एडवांटेज होता है। जो लेट उठते हैं वो उतना सक्सेसफुल नहीं होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जो है, यू शुड बाई योर टिकट्स अर्ली बिफोर द बेस्ट सीट सेल आउट, द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। तो इसमें क्या है कि आप अपने टिकट्स को जल्दी खरीद लीजिए कि इससे पहले कि सारी जो सीट्स है वो सेल आउट हो जाए, क्योंकि जो अर्ली बर्ड्स होते हैं वही वर्म को कैच करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि एप्पल ऑफ माई आई। एप्पल ऑफ माई आई का बेसिकली मीनिंग होता है कि अगर कोई पर्सन जो है वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा एडोर करता है, बहुत ज़्यादा पसंद करता है हर चीज़ से ऊपर, तो उसको हम क्या कहते हैं, एप्पल ऑफ माई आई, मतलब कि अपने को सबसे ज़्यादा जो प्यारा होता है। तो इसका मीनिंग आप देख लीजिए। नेक्स्ट है कि आप बर्ड्स आई व्यू देखिए, आप खुद देखिए कि आप जब अपनी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे सीलिंग खड़े होते हैं, रूफ पे खड़े होते हैं, तो आपको नीचे का एरिया जो होता है वो पूरा ओवरऑल दिखाई दे रहा होता है। तो जब हम किसी देखने की नज़रिए को जो है, किसी चीज़ को पूरे तरीके से देखते हैं, हर एस्पेक्ट से देखते हैं, तो उसको एक बर्ड आई व्यू कहा जाता है। मतलब कि वो सब कुछ देख दुखा के एनालाइज करके किसी चीज़ को जजमेंट दे रहा है या फिर अपना ओपिनियन दे रहा है। तो आ व्यू लुकिंग डाउन एट एन ऑब्जेक्ट और एरिया फ्रॉम अ हाई एलिवेशन, मतलब कि एक पर्सपेक्टिव से बर्ड इन फ्लाइट के, उसको बर्ड आई व्यू कहा जाता है। नेक्स्ट और लास्ट यहाँ पे इडियम्स है, वो ब्लू से रिलेटेड हैं सारे, तो मैंने एक साथ ही इसको डाल दिया है। तो वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है वेरी रेयरली। जैसे कहते हैं ना कि आप तो ईद का चांद हो गए, तो उसको इंग्लिश में क्या कहा जाएगा, वंस इन अ ब्लू मून। तो आप अभी अपने फ्रेंड को कभी कहेंगे, देखिए ये इडियम्स जो है ना, अब आप इनको डेली लाइफ में यूज़ कीजिए। अपनी फैमिली के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ क्या करेंगे, हंसेंगे ना, हंसने दो, आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे वंस इन अ ब्लू मून कहना अब अपने फ्रेंड को, अगर वो कभी आपको रेयरली फ़ोन करता है या कि कोई रिलेटिव तंग करने के लिए आपको फ़ोन करते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो है टू बी ब्लू, मतलब टू बी सैड की। और इसको आप कैसे याद करेंगे कि जब हम खुश होते हैं तो हम एकदम से ब्राइटन हो जाते हैं, पर हम जब उदास होते हैं तो हम थोड़े डल डल से हो जाते हैं। तो टू बी ब्लू क्या हो गया, टू बी सैड। ब्लू ब्लड का मतलब होता है नोबल और एरिस्टोक्रेटिक डिसेंट, मतलब कि इस जो है कोई पर्सन जो है वो, कोई बच्चा जो है वो ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है या कोई पर्सन ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है जिसका बैकग्राउंड नोबल या फिर एरिस्टोक्रेटिक रहा है, तो उसको ब्लू ब्लड कहा जाता है कि यार आप तो ब्लू ब्लड के, मतलब आप तो बड़े लोग हो। तो आगे से क्या कहना है अपने फ्रेंड्स को, कोई फ़ोन ना उठाए तो हाँ आप तो ब्लू ब्लड के हो, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लू इन द फेस, मतलब एक्सट्रीमली एंग्री, कहते हैं ना गुस्से से लाल हो गया, तो अब आप गुस्से से लाल मत कहना, आप कहना गुस्से से नीला हो गया, मतलब कि ब्लू इन द फेस मतलब एक्सट्रीमली एंग्री। अब हम डिस्कस करते हैं
ग्रामर को स्पेसिफिकली, क्योंकि एरर रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो बहुत ज़्यादा आते हैं। तो टाइप्स ऑफ आर्टिकल से आज हम शुरू करते हैं। तो बेसिकली आर्टिकल की डेफिनेशन क्या होती है, देखिए जब भी किसी नाउन को डिस्क्राइब किया जाता है, एक आर्टिकल जो होता है वो एक ऐसा वर्ड होता है जो कि किसी नाउन को डिस्क्राइब करता है या मॉडिफाई किया जाता है। ये बेसिकली एक नाउन के पहले आता है। तो नाउन से पहले बेसिक आया तो यहाँ पे कैसे हो गए, ए, एन और द, ठीक है। तो समथिंग स्पेसिफिक रेफर करने के लिए या फिर समथिंग स्पेशल रेफर ना करने के लिए। आर्टिकल्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। तो इनको हम अच्छी तरीके से देख लेते हैं। देखिए डेफिनेट आर्टिकल का क्या मतलब, डेफिनेट है मतलब कि फिक्स है, ठीक है। तो टू बी क्लियर, जो बिल्कुल क्लियर बात हो रही है, एग्जैक्ट है, ऑब्वियस है किसी चीज़ के बारे में, उसको हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। इसको डेफिनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक पर्टिकुलर थिंग या पर्सन की हम बात कर रहे हैं, हम कुछ भी कंफ्यूज नहीं है कि इतना नंबर था, ये था, वो था, आप एग्जैक्ट किसी चीज़ को बता रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल जो होता है उसमें हमेशा द यूज़ होता है आगे, पर्टिकुलर नाउन के आगे। और डेफिनेट आर्टिकल्स जो होते हैं वो बेसिकली बताते हैं कि नाउन जो है वो स्पेसिफिक है। इसका आप एग्जांपल क्या देखेंगे, द कैट सैट ऑन द काउच। तो मतलब आपको पता है कि बिल्ली ही आके काउच के ऊपर बैठी है, आप स्पेसिफिक है उस चीज़ के लिए। तो द कैट सैट ऑन द काउच, ठीक है। द डॉग अटैक मी एंड रन अवे। तो आपके को डॉगी ने आपके ऊपर अटैक किया और वो आपको काट के भाग गया, तो आपको पता है कि डॉगी ने ही आपको काटा है, बिल्ली ने नहीं काटा है। तो आप स्पेसिफिकली यहाँ पे बता सकते हैं द डॉग अटैक मी एंड रन अवे, ठीक है। अब देखते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट का मतलब है कि हमें क्लियर नहीं है, ऑब्वियस नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है कि हुआ क्या है। बेसिकली आपको एग्जैक्ट चीज़ें नहीं पता। तो इनडेफिनेट का क्या मतलब है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द थिंग और पर्सन बीइंग स्पोकन अबाउट इज अनक्लियर और इनडेफिनेट। जैसे कि यहाँ पे बेसिकली क्या है कि टाइप ऑफ थिंग्स के बारे में बात की जा रही है। तो एग्जांपल क्या होगा, डू यू हैव अ पेंसिल, कि क्या तुम्हारे पास एक पेंसिल है। आपको नहीं पता कि उसके पास 10 पेंसिल है या उसके पास एक भी पेंसिल नहीं है। तो डू यू हैव अ पेंसिल एंड आई वॉन्ट टू हैव एन एप्पल, मतलब कि मेरे को एप्पल खाने का मन है पर मुझे नहीं पता कि मुझे वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, है या नहीं है अभी घर में। तो इस तरीके के मतलब आप क्लियर नहीं है किसी चीज़ को लेके, तो इनडेफिनेट आर्टिकल होगा। और डेफिनेट कि आपको पता है कि बिल्ली ही काउच पे बैठी है, तो वो डेफिनेट आर्टिकल हो गया। अब ए एन द को आप कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये चीज़ें रटनी बहुत ज़रूरी है, समझनी, रटनी नहीं कह सकती मैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर छोटा सा ये आपको रूल नहीं याद हुआ या आपने कोई मिस्टेक कर दिया, आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा एक छोटे से ए एन दा की वजह से। तो यहाँ पे बेसिकली ए जो होता है वो हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स जो होते हैं जिनको आप काउंट कर सकते हो और सिंगुलर नंबर में होता है, उसके आगे ए यूज़ होता है। जैसे कि ए पर्सन, ए एनिमल और अ थिंग, जो कि एक स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये जो होता है वो कभी भी अनकाउंटेबल या फिर जो प्लूरल नाउन्स होते हैं उनके आगे यूज़ नहीं होता है जब हम बड़े नंबर की बात कर रहे हैं। अगर एक नाउन जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ, देखिए कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या होते हैं, बी सी डी एफ जी एच जे के। तो कॉन्सोनेंट साउंड से अगर कोई वर्ड शुरू हो रहा है तो उससे पहले जो है आ आएगा, ठीक है। तो जैसे आप कह सकते हैं अ बर्ड व्यू, जैसे अभी हमने देखा था ना, तो बी आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो उसके आगे हम ए लगा सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा, अ डॉग, अ चिकन, अ बॉय, अ टीचर, अ गर्ल, अ लेसन, अ वेबसाइट, ठीक है। तो इस तरीके से आप कॉन्सोनेंट्स को याद कर लीजिएगा। अब हम डिस्कस करते हैं एन के बारे में। तो एन जो होता है वो बेसिकली सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के आगे लगता है जो कि स्पेसिफिक नहीं होते हैं। इसको हम अनकाउंटेबल या प्लूरल नाउन्स के आगे नहीं लगा सकते हैं। तो देखिए ए और एन में क्या डिफरेंस है, ए जो होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड्स के आगे लगता है, बट जो एन होता है वो वोवल साउंड्स के अंदर लगता है। वोवल साउंड्स तो हमने छोटी क्लासेस में, थर्ड फोर्थ क्लासेस में पढ़ लिए थे। तो यहाँ पे बेसिकली ए ई आई ओ यू, ये जो होते हैं ये वोवल साउंड्स होते हैं, इनके आगे हमेशा एन आता है, ठीक है, नाउन से पहले। जैसे कि एन अम्ब्रेला, एन आउल, एन इमेज, एन आर, एन एनिमी, एन ऑथर। तो ये सारे क्या हो गए बेसिकली, यहाँ पे आप कहेंगे कि
आर क्यों है, क्योंकि बेसिकली जो एच होता है यहाँ पे साइलेंट वे में होता है, तो इस वजह से एन आर यहाँ पे लगाया जाएगा। फिर दा को डिस्कस करते हैं, तो दा जो होता है वो उन सभी नाउन्स के आगे लगता है। ये मैटर नहीं करता कि वो सिंगुलर है, प्लूरल है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, जो कि किसी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, किसी पर्सन को या किसी चीज़ को जो कि स्पेसिफिक है और यूनिक है। तो कोई चीज़ समथिंग या समवन स्पेसिफिक होता है या यूनिक होता है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम हमेशा दा को यूज़ करते हैं। ये नहीं देखते कि सिंगुलर है, प्लूरल है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। जैसे कि हमें पता है कि मून जो है वो यूनिक है, वो एक ही है, स्पेसिफिक है, तो द मून हो गया, द वर्ल्ड हो गया, दुनिया एक ही है। द सन, द एटमॉस्फेयर, द रेन, द साउथ, द वेस्ट, द नॉर्थ, तो इस तरीके से द का यूज़ यहाँ पे होगा। ये मैंने आपको बेसिक्स बता दिए। अब आपको आर्टिकल्स जो हैं वो यूज़ कहाँ नहीं करने हैं। जब आप किसी जनरल चीज़ की बात कर रहे हैं, जैसे कि आप खाने की बात करें, यहाँ पे दूध का एग्जांपल दे रखा है कि मिल्क इज़ गुड फॉर यू, तो मिल्क है एक बहुत जनरल चीज़ है और आप बहुत एक जनरल बात कर रहे हैं, तो आप किसी जनरल चीज़ के बारे में बात करते हैं तो उसके आगे आप आर्टिकल्स को यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि एग्जांपल हो गया मिल्क इज़ गुड फॉर यू। सेकेंड है यहाँ पे टू टॉक अबाउट स्पोर्ट्स एंड गेम्स, तो कभी भी हम स्पोर्ट्स या गेम्स की बात करते हैं तो उसके आगे हम ए एंड द नहीं लगाएंगे। एग्जाम्पल है लेट्स गो एंड प्ले बास्केटबॉल। थर्ड यहाँ पे आता है बिफोर द नेम ऑफ कंट्रीज, कंट्रीज के नाम के आगे जो है वो कभी नहीं आता। आपने देखा होगा ना मूवी इंग्लिश विंग्लिश जो है, उसमें श्रीदेवी पूछती भी है कि वाई नॉट द इंडिया, तो यही रीज़न होता है कि कंट्रीज़ के नेम के आगे जो है वो कभी भी आर्टिकल्स नहीं लगते, इस वजह से द इंडिया नहीं होता है। तो जैसे जापान, फ्रांस, इटली जो होता है, बट एक्सेप्ट द यूके एंड यूएस, सिर्फ यूके और यूएस जो है ऐसी दो कंट्रीज है जिसके आगे द लगता है। अब इसका रीज़न मुझे भी नहीं पता। नेक्स्ट है बिफोर द नेम ऑफ अ लैंग्वेज, तो अगर हम किसी भी लैंग्वेज की बात करते हैं, लाइक वी आर लर्निंग इंग्लिश, वी आर लर्निंग स्पेनिश, तो इस तरीके से किसी भी लैंग्वेज के आगे आर्टिकल्स नहीं आते हैं। नेक्स्ट आता है बिफोर द नेम्स ऑफ रेलवे स्टेशन व्हेन दे आर आल्सो प्लेस नेम। जैसे ही मान लीजिए कि दिल्ली है, तो दिल्ली का ही कोई रेलवे स्टेशन है और उसका नाम भी दिल्ली रेलवे स्टेशन है, तो उसके आगे जो है द ए एन नहीं लगेगा। बिफोर द नेम ऑफ मील्स, मतलब कि आप स्पेसिफिकली डिनर, लंच जो है, ब्रेकफास्ट की बात कर रहे हैं, तो उसके आगे आर्टिकल्स नहीं लगेंगे। दे इन्वाइटेड सम फ्रेंड्स टू डिनर, ठीक है। फिर जो है बिफोर नाउन प्लस नंबर, अगर नाउन के साथ नंबर भी ऐड हो गया है तो आप आर्टिकल्स को वहाँ यूज़ नहीं करेंगे। जैसे द लैब इज़ इन रूम 6 ऑन द 3rd फ्लोर, तो यहाँ पे रूम के साथ क्या हो गया, नाउन के साथ क्या लगा है, नंबर एसोसिएटेड हो गया है, तो हम आर्टिकल्स को यूज़ नहीं करेंगे। अब ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स जो है वो कहाँ करना है, मतलब कि किसके आगे हमें आर्टिकल्स नहीं लगाना। जब हम कभी भी रिलेशंस की बात करते हैं, जैसे कि द फादर कभी नहीं आएगा, आ फादर, एन फादर नहीं आएगा, तो फादर, अंकल, सिस्टर, जब हम रिलेशंस की बात करते हैं तो वहाँ पे हम आर्टिकल्स को नहीं लगाएंगे। किसी भी मटेरियल के नाम को हम लेते हैं, गोल्ड, सिल्वर या डायमंड को, वहाँ हम आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करेंगे। प्रॉपर नाउन्स है जैसे लोटस, चेन्नई, प्रिया, तो उसके आगे आप प्रिया नहीं होगा ना, दा चेन्नई नहीं होगा, इस तरीके से कभी भी आर्टिकल्स नहीं लगेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक करेक्टर को बताते हैं, ऑनेस्टी, विजडम, ट्रूथ जो होते हैं, वहाँ पे आर्टिकल्स नहीं लगेंगे। लैंग्वेज हमने अभी डिस्कस कर लिया। और कुछ सर्टेन फ्रेजेस जो होते हैं जैसे कि एट नून, बाय ट्रेन, ऑन फुट जो होते हैं, इस तरीके के फ्रेजेस के आगे आर्टिकल्स कभी भी नहीं लगेंगे। कुछ एग्जांपल्स मैं और दे देती हूँ ताकि आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए और आप इजीली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके। तो जब कभी भी यूनिक पोस्ट की बात होती है तो आर्टिकल्स का यूज़ नहीं होता है। जैसे प्रेसिडेंट जो है वो एक यूनिक पोस्ट है, तो ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द एसोसिएशन, तो प्रेसिडेंट के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। शी बिकम प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, प्रिंसिपल के आगे नहीं आया। ही वॉज इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द कंपनी, तो चेयरमैन के आगे नहीं आएगा। उसी के बाद जो है द जो है वो कभी भी कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ वर्ब्स के साथ नहीं होगा। जैसे कि सिलेक्ट हो गया, इलेक्ट, अपॉइंट, मेक, नॉमिनेट, क्राउन, तो इन सारे जो वर्ब्स को याद कर लीजिए, इनके आगे दा कभी भी नहीं लगेगा। जैसे कि वी इलेक्टेड हिम चेयरमैन, दे सिलेक्टेड मी कैप्टन, तो ये सारे वर्ब्स आप याद रखिए, इनके साथ दा कभी भी नहीं लगेगा। नेक्स्ट आता है बट व्हेन होम इज फॉलोड बाय अ डिस्क्रिप्टिव फ्रेज ऑफ क्लोज। देखिए होम के साथ आप जो है आर्टिकल लगा सकते हैं, बट आप होम का वर्ड जो है वो यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद आप कुछ डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, मतलब आगे भी होम से रिलेटेड कोई बात बता रहे हैं, तो वहाँ पे आर्टिकल्स नहीं यूज़ होते। जैसे कि ही रिटर्न टू द होम, ठीक है, होम के आगे लग गया वेयर ही हैड बीन सो हैप्पी, ठीक है।
यहाँ पे आपका आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे जो है आर्टिकल्स लगेंगे, सॉरी मैं मिस्टेक कर दिया। शी वॉज मैरिड इन द होम ऑफ हर ग्रैंड पेरेंट्स, तो यहाँ पे होम के आगे आर्टिकल्स लगेंगे दोनों टाइम जब भी आप कोई भी डिस्क्रिप्शन देंगे किसी भी चीज़ का। नेक्स्ट आता है आपका कि आप जो है किसी आर्टिकल रूल्स को रिपीटिशन कर रहे हैं, जैसे कि दो या उससे ज़्यादा नाउन्स या एडजेक्टिव्स जो होते हैं डिफरेंट पर्सन या थिंग्स के लिए होता है, तो यहाँ पे आर्टिकल यूज़ होंगे ईच नाउन या एडजेक्टिव के पहले। जैसे कि दो पोस्ट की बात हो रही है, हेडमास्टर और सेक्रेटरी, तो यहाँ पे आर्टिकल आएगा। अगर सिंगल पोस्ट की बात हो रही होती तो नहीं आता, जैसे द हेडमास्टर एंड द सेक्रेटरी आर कमिंग, तो दो डिफरेंट पर्सन्स हो गए। ही हैड अ क्लेवर एंड अ ब्लैक कैट, तो ये दो डिफरेंट कैट्स की बात हो रही है। गिव मी अ रेड एंड ब्लू पेंसिल, तो दो डिफरेंट पेंसिल्स की बात हो रही है, तो इसी वजह से यहाँ पे आर्टिकल्स को यूज़ करेंगे हम। फिर आता है द इज़ नॉट यूज बिफोर नेचर इफ़ इट डज नॉट इंडिकेट द बिहेवियर ऑफ समवन, तो अगर नेचर जो है वो वर्ड आया और वो किसी का बिहेवियर नहीं बता रहा है तो यहाँ पे द यूज़ नहीं होगा। जैसे कि है वर्ड्सवर्थ वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर, तो ये नेचर मतलब कि इन्वायरमेंट जो होता है हमारा उसकी बात कर रहा है, ठीक है, प्रकृति की बात कर रहा है, तो कोई बिहेवियर नहीं बताया जा रहा है, इस वजह से द यहाँ पे नहीं लगेगा। नेक्स्ट जो है कि द जो है वो कभी भी मैन या फिर जो वीमेन होता है उसके आगे नहीं लगेगा जब सेंस ऑफ मैनकाइंड की बात की जा रही है, जैसे बिफोर फादर मदर अंकल आंट जो है वो नहीं लगेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है मैन एंड वीमेन शुड गो साइड बाय साइड दिस वर्ल्ड, फादर इज़ हंग्री, बेबी इज़ क्राइंग, आंट इज़ कुकिंग, तो यहाँ पे आर्टिकल्स नहीं आएंगे। ये हमारा हो गया है। अब दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम अभी सॉल्व करेंगे और एक क्वेश्चन को आप जो है कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। और अब तक वीडियो पसंद आ गई है तो प्लीज़ एफर्ट्स के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और न्यू है तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। तो क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है उसका क्या एम है, ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं हम। तो ए है ब्रिंगिंग द स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, बी है प्रोवाइडिंग लोन्स टू पुअर फार्मर्स फॉर कल्टिवेटिंग पर्टिकुलर क्रॉप्स, सी है प्रोवाइडिंग पेंशन टू ओल्ड एंड डेस्टिट्यूट पर्सन, डी है फंडिंग द वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन प्रमोशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसे आंसर कीजिए। ओके डन। तो देखिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है वो ए ब्रिंगिंग द स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम के लिए बेसिकली बनाई गई थी। ये वाला क्वेश्चन जो है आप कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है वो किसके थ्रू प्रिपेयर की जाती है, ये वाले क्वेश्चन इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ रिपोर्ट और जो है इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इंडेक्सेस जो होते हैं किसके थ्रू होते हैं, इनको पढ़िए अच्छे से, आपसे पेपर में ये पूछा जाएगा और इसको कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। कल मैं उनका नाम अनाउंस करूँगी जो सबसे पहले आंसर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।